इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ओम के नियम के बारे में तथा उसके सत्यापन के बारे में। तो ओम का नियम क्या कहता है, इसकी भाषाएं जो हैं अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार से दी गई हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ओम का नियम जब भी लागू होगा तो हम डीसी सर्किट में ही लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि हमें यहाँ पे परिस्थितियों को एक समान वैल्यू में लेके चलना है। और एसी में जो होते हैं क्वांटिटीज़ जो होते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ वो एक समान नहीं रहते। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ईएमएफ फ्लक्चुएशन करेगी तो करंट भी फ्लक्चुएशन होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं। इसलिए ओम का नियम जो है केवल डीसी सर्किट पे अप्लाई होता है। और इसमें क्या है कंडीशन, देखिए, भौतिक स्थितियां और तापमान स्थिर होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने इससे पहले वाले टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली वीडियो में बताया था कि ताप जब भी बढ़ेगा या घटेगा अधिक मात्रा में तो आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन यहाँ पे चालक की बात हो तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ जाता है। इसलिए वहाँ पे हमको ओम्स का नियम लागू नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ओम्स का नियम लागू वहाँ होगा जहाँ पहला पॉइंट डीसी परिपथ हो, दूसरा भौतिक परिस्थितियाँ तापमान स्थिर हो। ठीक है। अब देखिए, इसमें पहला हम बताता हूँ, पहले टाइप मतलब पहली परिभाषा में दर्शाया गया है कि जो किसी परिपथ में जो हमारा किसी परिपथ में जो करंट बह रहा है उस करंट के द्वारा क्या किया जाता है कि कंडक्टर के विभिन्न बिंदुओं में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ दर्शाया गया है कि यहाँ पे जो ये भी बताया गया है ये वोल्टेज ड्रॉप को ही संबोधित कर रहा है। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और इस प्रकार से V बाई आई इक्वल टू के नियतांक है। अब देखिए, जो परिपथ हमारा बना होता है तो अगर सभी भौतिक अवस्थाएं सही हों तो हमारा उसमें रजिस्टेंस जो होता है उस सर्किट का वो एक बराबर रहता है, वो बदलता नहीं है। इसलिए नियतांक के तौर पे हम यहाँ पे रजिस्टेंस को रख लिया है। तो के का बदले क्या आ गया, आर। तो V बाई आई इक्वल टू आर। ठीक है, नियतांक के तौर पे। तो अब बात होता है कि यहाँ पे ये सर्किट परिभाषित कर रहा है कि करंट ही वो कारक है जिसके कारण हमारे डीसी परिपथ में हमें वोल्टेज ड्रॉप की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि देखते हैं कैसे। करंट का वोल्टेज के पतन का कारण होना, यही दर्शा रहा है पहला परिभाषा में। अब जैसे कि हम देखते हैं, एक प्रैक्टिकल रूप में लेते हैं। अगर एक 5 वोल्ट का मोबाइल चार्जर है, ठीक है, वो उसमें आपने पैरेलल कंडीशन में आपने बहुत सारे छोटे छोटे एलईडी बल्ब लगा दिए। अगर ये एलईडी बल्ब की संख्या काफ़ी अधिक कर दिया जाए तो आप प्राप्त करेंगे कि यहाँ जो चार्जर के पास जो आपका बल्ब है उसकी लाइट काफ़ी ब्राइट दिखेगी और जो सबसे अंतिम छोर में होगा एलईडी उसमें आपको उसकी ब्राइटनेस में कमी दिखेगी। क्यों दिखी? क्योंकि जो करंट कंटिन्यू पहले बॉल के द्वारा दूसरे बॉल के द्वारा लिया जा रहा है, तो करंट जितनी अधिक मात्रा में ली गई बढ़ती गई, करंट लेने जाने की मात्रा बढ़ती गई सर्किट में, उसके कारण अंतिम तक पहुंचते पहुंचते करंट की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि अंतिम वाले बॉल को वहां पे वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो लो जल रहा है। तो इस प्रकार से सत्यापित हो जाता है क्या कि करंट ही जो होता है, हाँ, करंट ही जो होता है वोल्टेज के पतन का कारण होता है।
ठीक है। अब अगर हम इसको और सत्यापित करना चाहें तो हम धीरे धीरे इसको ऑफ करते जाएं बल्ब को शुरुआत वाले से, तो देखेंगे यहाँ पे इसका वोल्टेज बढ़ना शुरू, मतलब ये ब्राइटनेस इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा लास्ट वाले का। क्यों? क्योंकि ये करंट लेना बंद कर दिया तो करंट का मान घट गया, परिपथ में करंट का मान घटेगा और एक इस तरह से आपका सत्यापित हो जाता है कि हाँ करंट ही जो होता है वोल्टेज के पतन का कारण है। तो पहला परिभाषा इस प्रकार से है। ठीक है। अब दूसरा रूप में देखते हैं। दूसरा रूप में कहता है क्या कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाला करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है। अब इसमें क्या होता है, पिछले परिभाषा में हमने देखा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, यहाँ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। ठीक है। तो इस कंडीशन बस परिभाषाओं में अंतर हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए यही चेंजेस बता रहा है परिभाषा में अंतर। यहाँ पे करंट जो है निर्भर कर रहा है वोल्टेज पे, और पिछले वाले में बताया था कि वोल्टेज जो ड्रॉप था वो डिपेंड कर रहा था करंट पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि वोल्टेज का करंट के सपोर्टर के तौर पे होना, मतलब करंट के में जो बढ़ोतरी कर रहा है किसके कारण हो रहा है, वोल्टेज के कारण। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फिर R कांस्टेंट है तो V/I इक्वल टू R हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देखते हैं क्या कि इसमें देखते हैं कि अगर हमारा जो किसी परिपथ में अगर हम वोल्टेज बढ़ा दें, ठीक है, वोल्टेज बढ़ा दें तो हमारा क्या होगा, उसमें बहने वाली करंट की मात्रा बढ़ जाएगी। इसमें हम लोग जैसे कि हम लोग ले सकते हैं क्या कि अगर इसको सत्यापित करेंगे हम लोग आगे तो और परिभाषित हो जाएगा किस प्रकार से ये काम कर रहा है। ठीक है। इसमें जो है आपको हमेशा जब भी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ने लगता है। ठीक है। और इसके लिए तौर पे हम लोग देख सकते हैं अगर चूँकि हम लोग इससे ओम्स नियम जो है डीसी पे सत्यापित होता है, लेकिन अगर हम एक एग्जांपल दिमाग में रखें तो वो हमेशा काम आएगा। जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर का, चूँकि वो ऐसी है इसलिए इसको एक से एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन समझने के अर्थ पे कि ट्रांसफार्मर में जो हम लोग शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं तो देखिएगा आपका जो एचटी साइड होता है उसमें हम लोग टैपिंग किए रहते हैं। तो टैपिंग से हम ग्रेजुअली 30%, 40%, 50% बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी देख रहे हैं क्या कि वोल्टेज जो है बढ़ने से, अगर रेटेड वोल्टेज दें तो वहाँ शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज में तोड़ के वोल्टेज दे रहे हैं। तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। उसी प्रकार से डीसी परिपथ में भी जब भी आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का भी मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं करंट का जनक है वोल्टेज, उसके कारण ही करंट बह रहा है। ठीक है। अब सिंपल चीज़ है कि अगर हम बैटरी के टर्मिनल से एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल। जब डिस्चार्ज बैटरी है उसमें आप कितना भी लगाइएगा डीसी बल्ब वो चलेगा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ वोल्टेज नहीं है। ठीक है। अब वही अगर चार्ज है, वोल्टेज सही है, तो उसमें से करंट प्रवाहित होने लगेगा। अगर सर्किट बंद किया जाए बल्ब को तो करंट प्रवाहित होने लगेगा। तो यही इस तरह से हर जगहों में अलग अलग तरह का परिभाषित किया गया है। दोनों परिभाषा गलत नहीं है। ठीक है। एक में वोल्टेज के पतन के कारण करंट को बताया गया है, दूसरे में करंट का एक तरह से कह सकते हैं जनक हमारे वोल्टेज को बताया गया है।
तो इस प्रकार से आप जो है ओम्स के नियम को, लेकिन अधिकतर जो होते हैं आपका डेरिवेशन सुनने को आपको मिलेगा, परिभाषा सुनने को मिलेगा, ये वोल्टेज का करंट के सपोर्टर के तौर पे, जनक के तौर पे होने का। लेकिन इसका आपको मिले है मुझे अरिहंत की किताब में, आप देखिएगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से आप दोनों वे में परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इसे विभवांतर को हम लोग विभवांतर के अर्थ में भी ओम के नियम को जाना जा सकता है। क्योंकि अधिकतर जो भी आगे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसमें हम लोग वोल्टेज ड्रॉप में हम लोग V=IR का ही प्रयोग करते हैं, वहाँ भी ओम ही का नियम लग रहा है। भी क्या था, वोल्टेज ड्रॉप बताता है वहाँ पे जब V=IR करते हैं। अब वही फॉर्मूला जब लगता है, सेम फॉर्मूला लगता है जब हम लोग कहीं पे करेंट का मान जो निकालने के लिए हम करते हैं, तो V=IR दोनों में लगता है। जनक के तौर पे है तब भी, वोल्टेज जनक के तौर पे है तब भी, या करंट जो है पतन के तौर पे है तब भी। तो इस प्रकार से आपको मैं आगे सत्यापित करने का भी बारे में बताऊंगा। इसी तरह जो वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज इसको यहाँ मिलेगा, अधिक कभी नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, कम मिलेगा। अब इस वोल्टेज को हम नोट करेंगे, नोट करके हम वोल्ट मीटर वाली रीडिंग में डाल देंगे इसका वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम जो है एम मीटर का वैल्यू यहाँ पे रीडिंग जो है डाल देंगे यहाँ पे, और उसका रेशियो जो होता है V/I निकालेंगे। वो रेशियो जो है निकाल के हम नोट करेंगे। फिर हम फिर से क्या करेंगे, फिर रियोस्टेट का वैल्यू है उसको बढ़ाएंगे यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू चेंज हो जाएगा, उसके रिस्पेक्टिव एम मीटर का रीडिंग भी चेंज होगा, उसको नोट करेंगे। फिर हम V/I का फॉर्मूला जो दिया है उस पर अप्लाई करके हम रीडिंग प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमको जो है 4-5 बार इस प्रोसेस को अपनाना है, और V/I का अनुपात को जो प्राप्त हो रहा है उसको थोड़ा सा हमको देखना है कि क्या है, कुछ आइडिया लेना, उससे सीखना है क्या मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे देखते हैं कि हर स्थिति में आपको जो है R का मान कांस्टेंट प्राप्त हो जाएगा। यही सत्यापित, क्योंकि पहले मैंने जो आपको जो बताया था उसमें बताया था क्या कि R हमारा नियत है, सर्किट का प्रतिरोधकता जो है, उस प्रतिरोध का मान जो है उसका नियत है, वो चेंज नहीं होगा। वोल्टेज और करंट को वैरी कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का मान जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। कहने का अर्थ है वोल्टेज और करंट का जो अनुपात है वो हमेशा हर समय एक ही बराबर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सत्यापित करते हैं। अब यहाँ पे होता है क्या कि करंट जो है, करंट एमिट पूरा सर्किट में जो करंट में बदलाव हो रहा है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, परिपथ में वो एक समान प्रभावित होता है, ठीक है, सभी जगहों से एक समान प्रभावित होगा सीरीज में। तो इस कारण जो भी हम लोग का चेंजेस हो रहा है, वैरिक के रियोस्टेट के कारण जो हम चेंज कर रहे हैं उसके कारण वोल्टेज चेंज हो रहा है। अब वोल्टेज के कारण जो है करंट चेंज हो रहा है, और इसमें ये भी प्राप्त कर सकते हैं जब भी यहाँ पे वोल्टेज कम है तो आपका करंट भी कम हो जाएगा। वोल्टेज यहाँ अगर अधिक है तो वहाँ पे करंट भी अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम सत्यापित ये भी कर सकते हैं। इससे क्या रिजल्ट मिला, पहला तो कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, परिपथ में वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, और वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी घट रहा है, और इस दोनों का अनुपात जो है, वोल्टेज और करंट का अनुपात, वो नियत है, अब वही रिप्रेजेंट कर रहा है इस R के वैल्यू को, ठीक है, इस R के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमेशा। तो इस प्रकार से ये जो परिपथ बनाया गया है इसमें ये R लगा के दर्शाया गया है कि मान लीजिए ये परिपथ का एक कांस्टेंट
रेजिस्टेंस है। इसको वही बतलाने के लिए आर का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार जब आप जो प्राप्त अनुपात है जो रीडिंग है वोल्टेज और करंट का, उसका जब ग्राफ खींचिएगा तो इस प्रकार से ग्राफ आएगा। इसका जो ग्राफ खींचिएगा तो एक लीनियर ग्राफ आएगा। तो इस प्रकार से आप जब भी एक चीज़ जान लीजिए, जब भी कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला बात आता है, मतलब इसके बढ़ने से वो बढ़ेगा, इसके घटने से वो घटेगा, तो हमेशा उस परिपथ में उसका ग्राफ होगा वो लीनियर ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सत्यापित कर सकते हैं ओम का नियम को। ठीक है, इस जो अभी जो मैंने बताया है उसमें हमको यही प्राप्त करना था कि हमारा परिपथ का नियत रेजिस्टेंस जो है वो हमको हर कंडीशन में वो प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रैक्टिकल से, इस सत्यापन से हम यही प्रूफ करते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा क्या है ओम नियम और किन किन परिभाषाओं से इसे परिभाषित किया जा सकता है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।